हम्म। कभी इस स्थिति के बारे में सोचा है कि मतलब कोई पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने उसूलों से समझौता करने से मना कर दिया, तो उसे सरेआम बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया जाता है? हाँ, असल जिंदगी में अक्सर ऐसा देखने को मिल ही जाता है। और फिर सालों बाद वही बॉस जिसने उसे निकाला था, अपनी मौत के बिस्तर पे अपनी पूरी दौलत, अपना पूरा साम्राज्य उसी इंसान के नाम कर जाता है। हाँ, सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म का अतिरंजित प्लॉट लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये कोई आधुनिक पटकथा नहीं है, बल्कि एक सदी से भी पहले भारतीय समाज की सच्चाइयों को उकेरने वाले एक दस्तावेज का हिस्सा है। जो कि बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, देखिए, जब हम किसी मेडिकल एक्सरे रिपोर्ट को देखते हैं तो टूटी हुई हड्डी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। कोई भ्रम नहीं होता। सही कहा, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जब बात इंसानी नीयत, नैतिकता और किसी भ्रष्ट व्यवस्था की आती है, तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो बता सके कि क्या सही है और क्या गलत। वो इलाका बहुत ही ग्रे होता है। वही तो। और आज हमारी इस चर्चा का दायरा उसी धुंधले इलाके को समझना है। आज के इस डीप डाइव में हम हिंदी साहित्य के दिग्गज मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी पछतावा और उनके व्यापक साहित्यिक योगदान की गहराइयों में उतर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन विषय है। हमारे पास स्रोतों का एक बड़ा ही शानदार पुलिंदा है। कहानी के मूल पाठ के साथ साथ साहित्य और विवेक जैसे वीडियो निबंध है, और JETIR यानी जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च का एक अकादमिक शोध पत्र भी है, जो प्रेमचंद के असली प्रभाव को डिकोड करता है। और अगर हम इन स्रोतों को एक साथ रखकर देखें ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक कहानी की नहीं है। तो फिर वो क्या है? यह असल में संस्थागत भ्रष्टाचार यानी इंस्टीट्यूशनल करप्शन और मानवीय करुणा के बीच के टकराव का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। एक ऐसा अध्ययन जो आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत ही प्रासंगिक है। और यही हमारी इस चर्चा का सबसे अहम मिशन भी है। हमें डिकोड करना चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था में जहां ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हों, वहां एक अकेले इंसान का आदर्शवाद आखिर काम कैसे करता है। क्योंकि अक्सर माना जाता है कि ईमानदारी और उसूल दुनियावी मामलों में काम नहीं आते। बिल्कुल, खास तौर पर जहां सत्ता और पैसे का खेल हो। लेकिन प्रेमचंद की यह कहानी इस धारणा को बहुत ही तार्किक तरीके से चुनौती देती है। तो चलिए इस कहानी के ताने बाने को समझते हैं। हाँ, शुरुआत कहानी के मुख्य पात्र से करते हैं। कहानी के केंद्र में है पंडित दुर्गानाथ। यह एक ऐसा युवा है जो अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकला है। और दिलचस्प बात यह है कि उसके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो चाहता तो आसानी से क्लर्क बन सकता था, वकील बन सकता था, या पुलिस विभाग में कोई अच्छा पद पा सकता था। लेकिन वो इन रास्तों को जानबूझकर ठुकरा देता है। मुझे ये हिस्सा बहुत प्रासंगिक लगा। मतलब वो इन नौकरियों को इसलिए नहीं ठुकराता क्योंकि वो नाकाबिल था। हाँ, वो तो बहुत काबिल था। बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि इन व्यवस्थाओं में रहकर वो खुद को पवित्र नहीं रख पाएगा। जनता से उसका सीधा जुड़ाव नहीं होगा। वो जमीनी स्तर पर गरीबों की सेवा करना चाहता था। और इसीलिए वो कुंवर विशाल सिंह नाम के एक बड़े जमींदार के यहाँ मुख्तार आम यानी एक तरह से मैनेजर की नौकरी मांगने पहुंच जाता है। और यहीं पर हमारा परिचय होता है कुंवर विशाल सिंह से, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। वो सत्ता के उस अहंकार का प्रतीक है जो ये मानता है कि नियम सिर्फ कमजोरों के लिए होते हैं। जब दुर्गानाथ नौकरी मांगने जाता है तो जमींदार उसे जो जवाब देता है वो पूरी व्यवस्था की मानसिकता को उजागर कर देता है। वो कहता है, रईस की नौकरी नौकरी नहीं, राज्य है। अरे बाप रे, वो संवाद वाकई चौंकाने वाला है। विशाल सिंह बड़े फख्र से बताता है कि उसके चपरासी भले ही 2 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन उनके दरवाजों पर घोड़े बंधे रहते हैं। और उसके कारिंदे 5 रुपए कमाते हैं, लेकिन अपनी शादियां बड़े बड़े वकीलों के घर करते हैं। मतलब एक तरह से वो खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि उसके कर्मचारी रिश्वत लेते हैं, किसानों को लूटते हैं। और सबसे बड़ी बात, जमींदार को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये उस व्यवस्था का एक अघोषित नॉर्मल बन चुका है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी भ्रष्ट तंत्र आखिर काम कैसे करता है। कैसे करता है? देखिए, जमींदारों ने कम वेतन देकर रिश्वत लेने की मौन स्वीकृति देता है। इससे होता ये है कि वे कर्मचारी हमेशा जमींदार के एहसानमंद और उसके अपराधों में भागीदार बने रहते हैं। इसे हम कलेक्टिव गिल्ट या सामूहिक अपराध बोध कह सकते हैं। बहुत ही गहरी बात है ये। और दुर्गानाथ इसी दलदल में सिर्फ 20 रुपए महीने पर चांदपार इलाके का कारिंदा बनकर जाता है। 20 रुपए। अगर इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें ना, तो ये एक बहुत ही सटीक एनोलॉजी बनाता है।
नो कैसे? ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज का कोई बहुत ही आदर्शवादी युवा किसी बेहद टॉक्सिक और भ्रष्ट कॉरपोरेट कंपनी में ये सोचकर नौकरी शुरू करे कि वो सिस्टम के अंदर रहकर जमीनी स्तर पर काम करके उस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख देगा। हाँ, ये तुलना कहानी की भावना के बिल्कुल करीब है। पर जब वो युवा उस कॉर्पोरेट या उस जमींदारी सिस्टम में घुसता है तो सच्चाई क्या होती है? कहानी में एक जगह जिक्र है कि जमींदार के बंगले को कोर्ट कहा जाता था। कोर्ट मतलब एक तरह का किला? बिल्कुल, एक ऐसा किला जहां किसान उस कोर्ट के चबूतरे पर पैर रखने से भी खौफ खाते थे। ये डर ही उस सत्ता की असली मुद्रा थी। लेकिन दुर्गानाथ के आते ही ये समीकरण डगमगाने लगता है। पहले ही दिन जब किसान उसके पास दूध, पान और अन्य चीजें भेंट के रूप में लाते हैं, जो कि रिश्वत का ही एक सभ्य नाम था। नजराना या रिश्वत, तो दुर्गानाथ उन्हें लेने से साफ इनकार कर देता है। किसान तो ये देखकर हैरान और खुश होते हैं, लेकिन जो पुराने चपरासी और मुंशी हैं, उनका तो खून खौल उठता है। बिल्कुल। यहाँ जो तंत्र का मनोविज्ञान काम कर रहे हैं ना, वो समझने लायक है। उन पुराने चपरासियों को दुर्गानाथ की ईमानदारी से इसलिए नफरत नहीं थी कि वो रिश्वत नहीं ले रहा था। तो परेशानी क्या थी उन्हें? उन्हें परेशानी इस बात से थी कि वो उस रस्म को तोड़ रहा था जिस पर उनका अपना अस्तित्व टिका था। एक भ्रष्ट व्यवस्था में जब कोई एक व्यक्ति ईमानदार होता है तो वो अचानक बाकी सभी को चोर साबित कर देता है। बहुत खूब। इसीलिए सिस्टम ऐसे ईमानदार व्यक्ति को एक वायरस की तरह देखता है जिसे तुरंत बाहर निकाल फेंकना जरूरी होता है। और वो मौका उन्हें जल्दी मिल भी जाता है। कहानी का जो मुख्य टकराव है वो चैत के महीने में आता है। फसल कटने का समय। हाँ, जमींदार लगान वसूली के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। इसी बीच एक बूढ़ा किसान है मलूका, वो थोड़ी सी मोहलत मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जमींदार के इशारे पर कादर खान नाम का एक चपरासी उस बूढ़े मलूका को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। और ये वो बिंदु है जहां सालों का दबा हुआ असंतोष फट पड़ता है। मतलब रबर बैंड को आप एक हद तक ही खींच सकते हैं ना। सही बात है। मलूका के 2 जवान बेटों से अपने पिता का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता और वे उस चपरासी पर टूट पड़ते हैं, उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। अब यहाँ से जमींदार की प्रतिक्रिया देखने लायक है। उसे पैसों का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके अहंकार, उसके कोर्ट के खौफ को गहरी चोट पहुंची थी। वो गुस्से में अंधा हो जाता है और सारे किसानों पर बकाया लगान का एक झूठा मुकदमा ठोक देता है। बिल्कुल। और फिर वो दुर्गानाथ पर दबाव डालता है कि वो अदालत में जाकर झूठी गवाही दे। वो चाहता है कि दुर्गानाथ जज से कहे कि किसानों से जो भी पैसा वसूल हुआ है वो लगान का नहीं बल्कि कर्ज का है। और जमींदार अपने बचाव में जो तर्क देता है वो सत्ता में बैठे लोगों का एकदम क्लासिक बचाव है। क्या तर्क देता है वो? वो दुर्गानाथ से कहता है ऐसी सच्चाई के लिए संसार में कोई स्थान नहीं। वो उसे समझाता है कि अति सर्वत्र वर्जियत, यानी हर चीज की अति बुरी है और इसमें सच्चाई भी शामिल है। उसका मानना था कि व्यवहारिकता हमेशा सिद्धांतों से ऊपर होनी चाहिए। मुझे यहाँ ना थोड़ी देर रुकना है क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही एक चुभता हुआ सवाल आ रहा है। हाँ बताइए, क्या सवाल है? अगर हम कुछ पल के लिए नैतिकता की किताब को किनारे रख दें और विशुद्ध दुनियादारी के हिसाब से सोचें, तो क्या जमींदार एक हद तक सही नहीं था? मतलब दुर्गानाथ जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद कर रहा था। एक कर्मचारी के तौर पर क्या पहली जिम्मेदारी उस संस्था या उस मालिक के हितों की रक्षा करना नहीं है जो वेतन दे रहा है? क्या ये अडिग सच्चाई असल दुनिया में दुर्गानाथ का सिर्फ नुकसान नहीं कर रही थी? देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ये जो बहस है ना, ये सदियों से चली आ रही है। सिद्धांत बनाम व्यावहारिकता। दुनियादारी की नजर से देखें तो दुर्गानाथ एक बेवकूफ या नासमझ युवा लग सकता है जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन दुर्गानाथ का नजरिया इस तात्कालिक लाभ हानि से बहुत ऊपर था। वो सिर्फ आज का नहीं सोच रहा था। बिल्कुल नहीं। वो अदालत में जज के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे तो अपनी रूखी रोटियां ही अधिक प्यारी हैं। वो बिना डरे सच बोल देता है और जमींदार वो केस हार जाता है। और इसके बाद जो होता है वो और भी तीखा है। जमींदार बौखला जाता है। वो दुर्गानाथ को नमक हराम और कुत्ते की पूंछ जैसी गालियां देकर नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि जमींदार को लगता है कि दुर्गानाथ ने किसानों के दिमाग खराब कर दिए हैं और अब उसका जो 600 रुपए का पुराना बकाया है वो तो कभी वापस मिलने से रहा। लेकिन कहानी का असली जादू और मानव मनोविज्ञान का सबसे खूबसूरत पहलू तो इसके बाद खुलता है। जी हाँ, दुर्गानाथ के जाने के तुरंत बाद चांदपार के वही किसान जिनके बारे में जमींदार सोच रहा था कि वे अब विद्रोही हो गए हैं, वे खुद चलकर आते हैं और पाई पाई का हिसाब चुका देते हैं। पूरे 600 रुपए? यह घटना मुझे इस पूरी चर्चा में सबसे दिलचस्प लगी।
जिन किसानों को जमींदार डरा धमकाकर, मुकदमों में फंसाकर और मारपीट कर पैसा नहीं निकलवा सका, उन्होंने अपने आप वो सारा पैसा क्यों दे दिया? और इसका कारण स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके लिए दुर्गानाथ किसी देवता से कम नहीं था, और जाते जाते दुर्गानाथ ने उन किसानों से सिर्फ इतना कहा था कि मालिक का जो भी कर्ज है उसे पूरी ईमानदारी से चुका देना। अरे वाह, मतलब सिर्फ उसके कहने भर से? हाँ, अगर इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कठोरता और पाश्विक बल पर कोमलता और नैतिक सत्ता की जीत है। बहुत खूब कहा। जमींदार को पहली बार अपने जीवन में ये एहसास होता है कि जो काम वो खेत कटवाकर, घरों में आग लगवाकर और खौफ के बल पर नहीं कर पाया, वो काम एक साधारण से युवा के न्याय, धर्म और निस्वार्थ भाव ने बिना आवाज किए कर दिखाया। ये शारीरिक सत्ता के सामने आत्मिक बल की जीत का क्षण है, और ये क्षण जमींदार के अवचेतन में कहीं गहराई तक बैठ जाता है। बिल्कुल। इसके बाद कहानी सीधे कई साल आगे छलांग लगाती है। जमींदार कुंवर विशाल सिंह अब बूढ़ा हो चुका है। बुढ़ापे में उसे एक बेटा नसीब होता है, लेकिन विडंबना देखिए कि वो खुद एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। पूरे 2.5 साल तक वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। और अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे क्या नजर आता है? सिर्फ स्वार्थी, लालची रिश्तेदार। हाँ, गिद्ध की तरह ताक में बैठे रिश्तेदार और कारिंदे। उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये कठोर सत्य दिखाई देता है कि सत्ता, खौफ और पैसे के दम पर उसने जो पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, उसमें वफादारी, प्रेम या भरोसे नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सब बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। सही कहा। और उस गहरी हताशा में उसे याद आता है दुर्गानाथ, वही व्यक्ति जिसे उसने कुत्ते की पूंछ कहकर धक्के मारकर निकाल दिया था। और अंत में वो अपनी अंतिम वसीयत बनाता है। वो अपनी पूरी संपत्ति, अपनी रियासत और अपने उस छोटे से बेटे की जिम्मेदारी उसी दुर्गानाथ के हवाले कर देता है। जिस इंसान ने सच के लिए अपनी छोटी सी नौकरी की परवाह नहीं की, नियति अंत में उसे एक पूरे राज्य की चाबियां सौंप देती है। ये हृदय परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये मनुष्य की उस मूल आवश्यकता की तरह है जहां उसे अंततः सत्य और निष्ठा की ही शरण लेनी पड़ती है। अब इस कहानी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से थोड़ा बाहर आते हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी कहानियां लिखी ही क्यों? उनके दिमाग में क्या चल रहा था? इसका जवाब हमें स्रोतों में शामिल JETIR के उस अकादमिक शोध पत्र में मिलता है। ये पत्र प्रेमचंद के पूरे युग और उनके व्यक्तिगत संघर्षों की परतें खोलता है। तो क्या कहता है वो शोध पत्र? वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रेमचंद का अपना जीवन दुर्गानाथ के आदर्शों से कितना मेल खाता था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और शुरुआती दौर में वे नवाब राय के उपनाम से लिखते थे। उनके लिए साहित्य महज मनोरंजन नहीं था, वो एक हथियार था। और वो हथियार कितना धारदार था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सोज़े वतन नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें देशभक्ति की भावना इतनी प्रखर थी कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार घबरा गई। सोचिए जरा। हाँ, मतलब उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य ने, जो आधी दुनिया पर राज करता था, एक लेखक की किताब को जब्त कर लिया और उसकी सारी प्रतियां सरेआम जला दी। ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक हुकूमत जिसके पास इतनी बड़ी फौज हो, वो कागज के चंद पन्नों से आखिर क्यों डर गई? क्योंकि साहित्य में वो ताकत होती है जो लोगों की सोई हुई चेतना को जगा सकती है। बिल्कुल। और अपनी किताब जलाए जाने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने अपना नाम बदला, मुंशी प्रेमचंद बने और लिखना जारी रखा। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें सबसे पहले उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनका यथार्थवाद, यानी रियलिज्म। हाँ, वो तो उनकी पहचान है। उस दौर के साहित्य के परिदृश्य की कल्पना कीजिए। लोग क्या पढ़ रहे थे? देवकीनंदन खत्री का मशहूर उपन्यास चंद्रकांता, जासूसी कहानियां और तिलिस्म। हाँ, जासूसी, तिलिस्म और उड़ने वाले कालीनों की कहानियां। लोग अपनी असल जिंदगी की कड़वाहट से बचने के लिए एस्केपिज्म या पलायनवादी साहित्य पढ़ रहे थे। बिल्कुल। और यहीं प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। उन्होंने साहित्य को राजाओं के महलों और परियों की कहानियों से बाहर निकाला और उसे गांव की कच्ची मिट्टी, पसीने और धूल के बीच लाकर खड़ा कर दिया। क्या बात है! उन्होंने उस पाठक को, जो जादुई दुनिया में खोया था, झकझोर कर जमीन पर ला पटका
और कहा कि देखिए आपके आसपास किसान का शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है। पछतावा उसी यथार्थवाद की एक गूंज है। एक तथ्य जिसने मुझे वास्तव में चौंका दिया वो ये था कि 1930 में जब जाने माने पत्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद से पूछा कि वे अपनी नज़र में अपनी सर्वश्रेष्ठ 15 कहानियों के नाम बताएं, तो प्रेमचंद ने बड़े घर की बेटी और नमक का दरोगा जैसी कहानियों का जिक्र किया, लेकिन खुद इस सूची में पछतावा का नाम नहीं लिया। ऐसा रचनाकारों के साथ अक्सर होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद ने अपने जीवन में 200 से अधिक कहानियां और कई उपन्यास लिखे। उनके लिए ऐसे उत्कृष्ट चरित्र गणना शायद एक रोजमर्रा की बात हो गई थी। इसलिए मुमकिन है कि ये कहानी उस पल उनके जहन में सबसे ऊपर ना आई हो। ये भी है। लेकिन आज एक सदी बाद जब हम कॉर्पोरेट स्कैंडल्स और संस्थागत भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं, तो ये कहानी उनकी किसी भी अन्य रचना जितनी ही प्रासंगिक है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे लगता है कि इस कहानी से और प्रेमचंद के जीवन से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ईमानदारी सिर्फ एक नैतिकता की बात नहीं है जिसे किताबी ज्ञान मानकर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। अगर हम इसे एक लंबी रेस के नजरिए से देखें तो विश्वास और सम्मान कमाने का इससे अधिक व्यावहारिक तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी, डेटा और ताकत ही सब कुछ माने जाते हैं। लेकिन जब व्यवस्थाएं ढहने लगती हैं, जब संकट आता है, तो जमींदार की तरह हर शक्तिशाली इंसान को उसी सत्य की ओर मुड़ना पड़ता है जिसे वो हमेशा अव्यवहारिक मानता रहा। अंततः सत्य ही सबसे मजबूत करेंसी है। ये एक ऐसा सबक है जो हमेशा याद रखना चाहिए। शुरुआत में मैंने एक्सरे मशीन का जिक्र किया था। पछतावा की ये कहानी उसी एक्सरे की तरह है जो समाज के ऊपर पड़ी दुनियादारी की खाल को हटाकर उसके अंदर छुपी नैतिकता की हड्डियों को दिखा देती है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। लेकिन चर्चा को यही समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो इन स्रोतों में कहीं सीधे तौर पर लिखा तो नहीं है, लेकिन इस कहानी के अंत ने इसे मेरे दिमाग में बो दिया है। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, कहानी के अंत में क्या हुआ। आदर्शवादी दुर्गानाथ को एक विशाल जमींदारी, अकूत दौलत और असीमित सत्ता की चाबियां मिल गईं। एक तरह से वो अब उसी व्यवस्था के शीर्ष पर बैठ गया है जिससे वो लड़ रहा था। हाँ। तो सवाल ये है कि क्या होगा जब एक आदर्शवादी व्यक्ति के हाथ में पूर्ण सत्ता आ जाएगी? ये राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। क्या वो पूर्ण सत्ता अंततः इस महान आदर्शवादी को भी भ्रष्ट कर देगी? अगर मुंशी प्रेमचंद इस कहानी का पार्ट 2 लिखते तो क्या लगता है, क्या दुर्गानाथ उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को जड़ से बदल पाता? या फिर वो जमींदारी का सिस्टम इतना ताकतवर और संक्रामक होता कि वो धीरे धीरे दुर्गानाथ को ही निगल जाता और उसे एक नया कुंवर विशाल सिंह बना देता? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन सुनने वालों के लिए ये सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार जरूर है। इसी सोच के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।